17वीं शताब्दी हिंदवी स्वराज के लिए अनवरत युद्ध के केंद्र में एक राजा खड़ा था जिसकी वीरता की कोई सीमा नहीं थी। मैं बात कर रहा हूँ छत्रपति शिवाजी के पहले पुत्र संभाजी महाराज की। एक ऐसा नाम जो खून पसीने और अदम्य भावनाओं से इतिहास के पन्नों पर अंकित हो गया। छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी की शुरुआत एक ट्रेजेडी के साथ होती है। वो सिर्फ 2 साल के थे जब उनकी माँ गुजर गईं। ऐसी हालात में उनकी दादी जीजामाँ ने उन्हें संभाला। एक योद्धा लड़ाई सिर्फ शक्ति से ही नहीं बल्कि बुद्धि से भी जीतता है, ये संभाजी को बचपन से ही सिखाया गया था। संभाजी महाराज संस्कृत के साथ साथ 13 भाषाएं जानते थे, जिसमें से एक भाषा पोर्टुगीज भी था। संभाजी महाराज सिर्फ 10 साल के थे जब अमीर के राजा के पास शासन सीखने के लिए गए और 10 साल की ही उम्र से उन्होंने दूसरे राजा को जोड़ना स्टार्ट कर दिया था। वो सिर्फ 19 साल के थे जब रायगढ़ में इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेने लगे थे। वो सिर्फ 23 साल के थे जब छत्रपति शिवाजी महाराज गुजर गए। अक्सर हम सुनते हैं कि एक महान राजा के गुजर जाने के बाद उसका राज्य भी बिखर जाता है, लेकिन संभाजी महाराज ने ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने फैसले इमोशनली नहीं बल्कि रैशनली लेने का फैसला किया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में औरंगजेब का एक फोर्ट हुआ करता था, जहाँ का खजाना पूरे मराठा साम्राज्य के सस्टेन करने के लिए काफी था। इसी आइडिया के साथ एक 23 साल के युवा ने मुगल बादशाह को हराया। एक बार नहीं, बार बार, लगातार 20,000 के छोटे से सेना के साथ 8 लाख मुगलों का सामना किया और मुगलों को बुरी तरह से हराया। इसीलिए औरंगजेब ने एक तरकीब निकाली। शंभुराज के खिलाफ दूसरे हिंदू राजा को खड़ा कर दिया। औरंगजेब सीधा जाकर मैसूर के राजा चिक्का देव राय के साथ मिल गया। उसे लगा कि उत्तर से मुगल सेना और दक्षिण से मैसूर की सेना मराठा को घेर लेगी। ये खबर जब छत्रपति संभाजी महाराज को लगी तो उन्होंने मैसूर के राजा चिक्का देव राय को काफी समझाया, लेकिन चिक्का देव औरंगजेब का दोस्त था। इस वजह से संभाजी द्वारा भेजा गया सुलह प्रस्ताव को ठुकरा दिया और 3 मराठा के सर को काटकर श्रीरंगपट्टनम के द्वार पर लटका दिया। इस बात की भनक जब छत्रपति संभाजी महाराज को लगी तो प्रतिशोध लेने के लिए संभाजी ने त्रिचुनापल्ली के किले पर घेराबंदी कर दिया और मैसूर राज्य पर हमला कर दिया। मैसूर और मराठा के सेना के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। मराठा की सेना हर हर महादेव की घोषणा करते हुए मैसूर की सेना को चीड़ पे फाड़ते हुए जा रही थी। अंबा राठौर ने मैसूर की सेना पर अग्निबाणों से प्रहार किया, जिसमें चिक्का देव की सेना जल के खाक हो गई। अंत में मराठों का भयानक रूप देखकर चिक्का देव राय ने मराठों के आगे अपने घुटने टेक दिए। चिक्का देव राय संभाजी महाराज से इतना डर चुका था कि फिर वो उनके सामने कभी आया ही नहीं। इस तरह संभाजी ने औरंगजेब के मुंह पर एक और तमाचा मारा। अब पूरी दक्षिण भारत में किसी की हिम्मत नहीं थी जो संभाजी महाराज से टक्कर ले सके। लेकिन औरंगजेब कहाँ सुधरने वाला था। दक्षिण भारत में मार खाने के बाद अब वो गोवा के पोर्टुगीज के साथ मिल गया। गोवा में पोर्टुगीज द्वारा हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन करवाना अपने चरम सीमा पर था। पर संभा राज्य भी कहाँ रुकने वाले थे। हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार को सुनकर संभाजी महाराज ने तुरंत अपना मोर्चा गोवा के तरफ निकाला और हिंदुओं का धर्मांतरण करने वाले पोर्टुगीज को पेड़ से लटका लटका के मारा। एक साथ 12 से भी ज्यादा सल्तनत को धूल चटा दी थी इस अकेले शेर ने। पूरे हिंदुस्तान के धरती पर छत्रपति संभाजी महाराज एकमात्र ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपने 9 साल के शासनकाल में 120 से भी ज्यादा युद्ध लड़ी। और गजब की बात ये थी कि उसमें से वो एक भी युद्ध नहीं हारे। ये योद्धा जिन्हें कोई हरा नहीं सकता, जिन्होंने अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज के सपने को बुलंदी पर पहुंचा दिया। इस तरह छत्रपति संभाजी महाराज की वजह से फिर से एक बार भारतीय साम्राज्य उभरने लगी। अब औरंगजेब से समझ चुका था कि संभाजी को खुले मैदान में हराना नामुमकिन था, लेकिन जब एक बार संभाजी अपने सेना को दूसरी ओर भेजकर कुछ राजनीतिक काम के चलते संगमेश्वर के रास्ते से गुजर रहे थे, तभी कुछ अपने लोगों ने चंद पैसों के लालच में आकर इस गुप्त रास्ते की जानकारी मुगल सरदार मुकर्रम खान को दे दी। उसने बिना वक्त गवाए उसके 12,000 सेना ने संभाजी को चारों ओर से घेर लिया। जब ये खबर औरंगजेब को पता चली तो उसने संभाजी को अपमानित करते हुए लाने का आदेश दिया। संभाजी महाराज को एक ऊंट पर उल्टा लटका दिया गया। कोई इन पर पत्थर फेंकता तो कोई तलवार से उनके शरीर पर घाव करता, तो कोई अपने नाखून से उनके शरीर को नोचता, कोई ऊंट की पूंछ मरोड़ देता। शरीर का कोई ऐसा अंग बचा नहीं था जिससे खून ना निकलता हो। जब संभाजी को औरंगजेब के सामने लाया गया तो उसने 3 शर्तें रखी। पहला, कि संभाजी औरंगजेब को बादशाह मान ले। दूसरा,
मराठा का सारा खजाना मुगलों के हवाले कर दें। तीसरा, संभाजी अपने धर्म को छोड़कर इस्लाम स्वीकार कर लें। संभाजी ने इन तीनों शर्तों को मानने से इनकार कर दिया और बिना किसी डर के सीना ताने उनके सामने खड़े थे। औरंगजेब ने उन्हें काल कोठरी में डलवा दिया और उनके साथ बहुत टॉर्चर किया। पहले संभाजी महाराज के नाखूनों को उखाड़ा गया, आंखों में मिर्च डाली गई, उनके खाल को निकाला गया, लोहे की सलिया से उनकी आंखें फोड़ दी गई। उनसे हर रोज पूछा गया कि क्या उन्हें शर्तें मंजूर हैं, लेकिन हमारे छत्रपति का जवाब हमेशा सेम था, नहीं। एक एक करके उनके हाथ पैर काट दिए गए, यहाँ तक कि उनकी जबान भी काट दी गई, फिर भी उनका जवाब नहीं बदला। 40 दिन तक औरंगजेब की हैवानियत का ये सिलसिला चलता रहा और अंत में उनकी शरीर के टुकड़े टुकड़े करके नदी में फेंक दिए गए। हिंदू रिचुअल्स के अनुसार उनके शरीर का अंतिम संस्कार तक नहीं किया गया। औरंगजेब ने जो संभाजी महाराज के साथ किया वो क्रूअल था, लेकिन कितने लोग हैं जो ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं? कितने लोग हैं जो औरंगजेब को प्रोडक्ट ऑफ इस टाइम कहकर जस्टिफाई करते हैं, किताबें लिखते हैं, सेलिब्रेट करते हैं? और कितने लोग हैं जो छत्रपति संभाजी महाराज की कंट्रीब्यूशन को जानते हैं? 70 साल पहले तो अंग्रेज थे, उनके पास एक रीजन था हमारी इतिहास हमसे छुपाने के लिए, लेकिन आज तो हम आजाद हैं, राइट? आज हमारे पास क्या रीजन है ये कहानियां हमारे जनरेशन से छुपाने के लिए? अब मेरा आपसे एक सवाल है, कब तक हम उनकी ब्रेवरी को छुपाने के बहाने ढूंढते रहेंगे? कब तक हम उनके सच को एक प्रिजन में दबा कर रखेंगे? कब तक हम भारतीय राजाओं के कंट्रीब्यूशन को अनदेखा करते रहेंगे? ऐसी कई कहानियां हैं जो मुझे आप तक पहुंचानी है, क्योंकि छत्रपति संभाजी महाराज की सैक्रिफाइसेस को याद रखना स्वराज के वैल्यू को याद रखने जैसा है, और ये सिंपल सी बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।